हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्पेशल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आधुनिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक असहयोग आंदोलन के बारे में। साथ ही मैं इसमें बताऊंगा कि इतिहासकारों ने असहयोग आंदोलन के विषय में क्या क्या मत दिए हैं। तो चलिए हम करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था जिसमें असहयोग और व्यास काल की नीति प्रमुखता से अपनाई गई। इस आंदोलन का व्यापक जनाधार था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को पारित हुआ, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष का विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया, जिसके पीछे गांधी जी को आशा थी कि दो प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम मिलकर साथ आएंगे तो औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में इतिहासकार सुमित सरकार ने कहा कि असहयोग आंदोलन 4 वर्णों में बटा हुआ था। वहीं जूडिथ ब्राउन ने इसकी अलग व्याख्या दी। जूडिथ ब्राउन के अनुसार पश्चिमी शिक्षा में असहयोग आंदोलन उनकी शिक्षा के विपरीत राजनीति है। हम देखते हैं कि 1919 से 1920 के दौरान भारतीय राजनीति में कई प्रकार का उथल पुथल देखा गया। रॉलेट एक्ट व खिलाफत आंदोलन ने इस समय भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। साथ ही खिलाफत आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम के बीच के संपर्क को मजबूत बनाने का प्रयास किया। इतिहासकार गेल मिनोल्ट के अनुसार खिलाफत आंदोलन को गांधी ने हिंदू मुस्लिम समुदायों या नेताओं के बीच आपसी संबंध सुधारने हेतु इस्तेमाल किया। इसी के साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड, साथ ही भारतीयों पर मार्शल कानून को आरोपित करना, संवैधानिक सुधारों की शुरुआत और प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारत की आर्थिक स्थिति में गिरावट असहयोग आंदोलन या किसी भी बड़े आंदोलन के लिए एक नींव का निर्माण कर चुके थे। गांधी जी ने सन 1920 के 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन की बात की, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर इसकी सहमति नहीं थी। मदन मोहन मालवीय खुद इसके विरोध में थे, किंतु गांधी जी हर व्यक्ति की सहमति के पक्ष में नहीं थे। सितंबर 1920 में कोलकाता में आईएनसी के एक खास अधिवेशन का आयोजन किया गया, जहां असहयोग आंदोलन की बात की, जिसका आधार था स्वदेशी। साथ ही साथ बहिष्कार के ऊपर भी जोर दिया गया। सबसे पहले बहिष्कार की बात स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, काउंसिल, प्रत्याशित प्रतिनिधि द्वारा विदेशी वस्त्रों के लिए की गई। चरखा के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया गया और इसे एक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया। चरखा को गरीबी के खिलाफ एक हथियार के रूप में दर्शाया गया। खादी को राष्ट्रीय वस्त्रों के रूप में लोकप्रियता दी गई। इतिहासकार सुमित सरकार के अनुसार स्वदेशी आंदोलन से ज़्यादा बहिष्कार आंदोलन इस समय ज़्यादा सफल रहा। इसी साल 1920 के अंत में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्लान ऑफ एक्शन पारित हुआ। गांधी जी द्वारा दिखाए गए तरीके को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनाया, जिसका आधार था अहिंसा व स्वदेशी के लिए स्वदेशी, जिसके जरिए भारत स्वराज्य प्राप्त कर सकता था। इतिहासकार सुमित सरकार ने असहयोग आंदोलन के 4 चरणों को निम्नलिखित रूप में बताया है। पहला चरण जनवरी 1921 से लेकर मार्च 1921 तक। इस चरण में शैक्षणिक संस्थान व कानूनी प्रशिक्षण के बहिष्कार की बात की गई। इतिहासकार सुमित सरकार बताते हैं कि चरखा कार्यक्रम का एक विशेष महत्व रहा। खासतौर से इसे उन्होंने इंटेलिजेंसिया ओरिएंटेशन यानी कि बौद्धिक हथियार के रूप में दर्शाया, क्योंकि इसके जरिए गरीब जन को लाभ होगा। अतः यह आम जन के बीच संपर्क स्थापित करने के साथ साथ स्वराज्य की प्राप्ति का सीधा रास्ता है। दूसरा चरण मार्च 1921 से लेकर जुलाई 1921 तक। इस चरण में बहिष्कार पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। साथ ही अभियान दैट इज प्रतिवाद और अभियान करते हुए गिरफ्तारी पर भी जोर दिया गया।
तीसरा चरण जुलाई 1921 से लेकर नवंबर 1921 तक। इस चरण में विशाल आम जन सहभागिता देखी गई। आंदोलन में कई प्रसिद्ध समूहों का जन्म हुआ जो लोगों को लाभान्वित कर रहे थे। यह लोकप्रिय समूह हमेशा गांधी जी के आदर्शों से लोगों को प्रभावित नहीं कर रहे थे। ब्रिटेन के राजकुमार इस समय भारत आए, जिनके खिलाफ बड़ी मात्रा में प्रदर्शन किया गया, लेकिन इसी समय मुंबई में भयानक दंगे भी हुए। चौथा चरण नवंबर 1921 से लेकर फरवरी 1922 तक का रहा। इस चरण में असहयोग आंदोलन और आक्रामक हो गया। कारणतः गांधीवादी विचारधारा बुरी तरह से प्रभावित हुई और हर जगह आंदोलन इस समय एक रूप में नहीं था। उदाहरणतः अवध का आंदोलन, पंजाब में अकाली आंदोलन, असम के चाय बागान में आंदोलन, मालाबार क्षेत्र में मोपलर आंदोलन इस समय देखे गए, जो आक्रामक होने के साथ साथ समानताएं रखते हुए भी स्थानीय रूप से भिन्न थे। गांधी जी ने आंदोलन के भयंकर आक्रामक रूप को अपना समर्थन नहीं दिया। ये आंदोलन अपने चरम अवस्था में 4 अप्रैल 1922 तक पहुंचे, जिस समय चौरी चौरा की घटना भी हुई। इसमें एक पुलिस थाने को जला दिया गया। इस घटना के ठीक बाद 11 फरवरी 1923 को बारदौली रेजोल्यूशन के तहत आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया, जिसमें कहा गया कि किसी भी आंदोलन का आधार संरचनात्मक होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व इस आंदोलन के स्थगित होने के खिलाफ थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि। इनके तहत जो लोग आंदोलन में शामिल हुए थे, यह उनके लिए धोखा था। वामपंथी नेताओं के तहत आंदोलन स्थगित करना इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमजोरी थी। वहीं ईएमएस नामुद्री पद के अनुसार आंदोलन को स्थगित करना दरअसल गांधी के विचार को उन्मोचित करना है। अतः गांधी आम किसान वर्ग को बुर्जुआ वर्ग के अधीन रखना चाहते थे। इतिहासकार आरपी दत्ता के अनुसार गांधी ने उच्च वर्ग के लोगों के स्वार्थ की रक्षा हेतु आंदोलन को स्थगित किया था, जबकि अन्य इतिहासकार जैसे एस गोपाल, पत्ताभी सीतारामैया व बिपिन चंद्रा कहते हैं कि आंदोलन को स्थगित करना एक युक्तिपरक कौशल था, क्योंकि औपनिवेशिक राष्ट्र इस समय भारतीय लोगों के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं था। इसलिए सम्मान के साथ आंदोलन वापस लेना एक युक्ति कौशल था। इतिहासकार बिपिन चंद्रा इस आंदोलन का विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि यहाँ प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर की युक्ति को चुना गया। चंद्रा बताते हैं कि गांधी दर्शन ने भारत के सभी सामाजिक समूहों तक अपनी पहुंच बनाई। चरखा व खादी का एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में हर क्षेत्र में प्रयोग में लाया गया। चरखा एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हर क्षेत्र में उभर कर आया। इस प्रतीक को ध्यान में रखकर जातीय विभाजन को एक तरफ रखते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का प्रयास किया। बिपिन चंद्रा यह भी कहते हैं कि खिलाफत और असहयोग दो अलग आंदोलन थे जो कभी सम्मिलित नहीं हुए। इस संदर्भ में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इतिहासकार सुमित सरकार इस आंदोलन की व्याख्या करते हुए इसकी प्रादेशिक विविधताओं पर जोर देते हैं, न कि उसकी समरूपता पर। इसलिए सरकार का मॉडल बिपिन चंद्रा के पीसीपी फ्रेमवर्क से अलग है। खासतौर से इतिहासकार सुमित सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आंदोलन में जो विविधता देखी उन पर जोर दिया। सुमित सरकार के तहत शहरी क्षेत्रों में आंदोलन में भाग लेने वाले या तो शिक्षित लोग थे या वह कमजोर मजदूर थे। सुमित सरकार बताते हैं कि असहयोग आंदोलन में पूंजीपति व मजदूर वर्ग दोनों ने भाग लिया, जिसमें पूंजीपति आंदोलन का नेतृत्व व आर्थिक सहायता व व्यवस्था दे रहे थे तथा मजदूर आंदोलन में भाग लेकर उसे सफल बना रहे थे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसान वर्ग व व्यापारी संघ इस आंदोलन से जुड़ रहे थे। यहाँ इन्हें लामबंद करने हेतु ग्रामीण पुनर्संगठन चालू किया।
किंतु गांधी जी ने यहाँ जाति व्यवस्था की कोई आलोचना नहीं की। प्रादेशिक विविधताओं पर चर्चा करते हुए सुमित सरकार बताते हैं कि इस समय भारत के विभिन्न प्रदेशों में ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी जिससे आंदोलन का आक्रामक रूप हो गया, जैसा कि आंध्र प्रदेश का वन सत्याग्रह। इसके अलावा सुमित सरकार ने सामाजिक समूहों के विषय पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और इसी चर्चा में मध्यम वर्ग का शामिल होना भी दिखाया गया, जिसने इस आंदोलन में नेतृत्व की भूमिका निभाई, साथ ही स्वयं सेवकों की भूमिका भी निभाई। इस तरह सुमित सरकार ने आंदोलन में नीचे से लोगों के शामिल होने व उनके द्वारा सरकार पर दबाव बनाने को भी दिखाया। इसी दबाव ने भारत को आज़ाद करने को मजबूर किया। इतिहासकार जूडिथ ब्राउन इस आंदोलन के सही मायने में राष्ट्रवादी आंदोलन मानने के पक्ष में नहीं है। उनके अनुसार इस आंदोलन में कई विरोधाभास देखे गए, जैसे वर्ग, जाति व प्रादेशिक विविधता। इस वजह से जूडिथ ब्राउन इसे जन आंदोलन नहीं मानते हैं। ब्राउन इस आंदोलन के सामाजिक आधार की चर्चा करते हुए उप बिचौलियों पर जोर देते हैं। उनके तहत इन बिचौलियों ने गांधी दर्शन को पूर्णतः नहीं दर्शाया, बल्कि कई बार आलोचना भी की। इन बिचौलियों ने एक तंत्र की तरह काम किया, जो कि प्रचार तंत्र है। साथ ही इन्हीं बिचौलियों ने क्षेत्र विशेष का नेतृत्व किया तथा उस क्षेत्र के आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की। इतिहासकार बिपिन चंद्रा व भीकू पारेख के अनुसार असहयोग आंदोलन एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में उभर कर शुरू हुआ, जबकि जूडिथ ब्राउन कहते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत पोजीशन ऑफ वीकनेस के रूप में उभर कर आई। ब्राउन के तहत भारतीय लोग अंग्रेजी सरकार की कोर्सिव पावर यानी कि बलयुक्त सत्ता को सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से आंदोलन की शुरुआत हुई। वहीं सबल्टन हिस्टोरियन जैसे शाहिद अवीन आंदोलन के विषय में गोरखपुर जिले की केस स्टडी कर बताते हैं कि किस तरह अलग अलग तरीके से गांधी दर्शन व असहयोग आंदोलन लोगों को अपने साथ जोड़ने में समर्थ हुआ। लोगों ने गांधी को एक रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में देखा। गांधी जी से जुड़ी हुई अफवाह लोगों के बीच विचार निर्माण में विशेष रूप से काम आई। गांधी महात्मा अहिंसा या सत्याग्रह आंदोलन के जरिए नहीं बने, बल्कि महात्मा यह उनके विदेशी सांस्कृतिक परिमंडल की वजह से बने। अतः स्वराज प्राप्ति से पहले ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, किंतु हम इस आंदोलन को पूर्णतः एक व्यर्थ आंदोलन नहीं कह सकते हैं। कई तरह से यह सफल भी रहा। जैसे उल्लेखनीय है आम लोगों का इस आंदोलन में शामिल होना, जैसे सभी वर्ग के लोग, छात्र, किसान, पूंजीपति, शिक्षित वर्ग, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इस आंदोलन में सहभागिता की। इतिहासकार विपिन चंद्रा व B.R. नंदा इस संदर्भ में चर्चा करते हुए बताते हैं कि जन आंदोलन एक ऊंचे स्तर तक पहुंचने के बाद भी पीछे आ गया, क्योंकि इस समय आम लोग इस विषय में अवगत नहीं थे कि किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, जिस वजह से आंदोलन ने आक्रामक रूप ले लिया, जिसे काबू में नहीं किया जा सका। जबकि जूडिथ ब्राउन व अनिल सील इस विचार से सहमत नहीं हैं। ये कहते हैं कि इस आंदोलन को स्थगित इसलिए किया क्योंकि लोग थक चुके थे और इस तरह से गांधी जी की महात्मा की छवि को बचाया गया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त विवाद के पश्चात असहयोग आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकता से जन आंदोलन करने वाला बताया। असहयोग आंदोलन के जरिए भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।